चलिए सबको नमस्कार। और टेस्ट नंबर 78 है आज। और ये बीपीएससी शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए सबको गुड इवनिंग बाबू। प्रियंका कुमारी, सुधा कुमारी, प्रियंका सिन्हा, सबको गुड इवनिंग। जितेंद्र पासवान, आपको भी गुड इवनिंग प्यारे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन ही आपके सामने जो आया है यह कथन और कारण वाला है। कथन है और ये आपका सॉरी ए कथन है और बी कारण है। कहता है सॉरी कारण यहां दिया हुआ है, कारण यहां दिया हुआ है, कथन यहां दिया हुआ है। चलिए पढ़ते हैं। बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। बिल्कुल ये सही है। बेबेल योजना जो है याद रखिएगा, बेबेल योजना बेबेल योजना जो है ये 1945 में चालू हुआ था। कब हुआ था? 1945 में। तो जब बेबल योजना आया था तो कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान रखी गई थी, तो ये हमारा सही है। कारण क्या है? वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच सकता है। गलत है। कोई भी अंग्रेज का कोई भी योजना आया था उसमें भारत के बंटवारा को बचाने की बात कभी नहीं कही गई, इसलिए ये हमारा गलत हो गया। तो कथन जो है वो सही है और कारण हमारा गलत है। तो इस हिसाब से आंसर सी होगा। कथन सही है पर कारण गलत है। इस क्वेश्चन में एक बात समझना है प्यारे, बेवेल योजना जो है 1945 में लागू किया गया था या आया था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? ठीक है, किसे निर्दिष्ट करता है? भारतीय इतिहास में या भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन आपसे पूछ रहा है। केंद्रीय विधानमंडल को दो सदनों में विभाजित करना नहीं। दो सदनों में विभाजित करने को हम द्वैध शासन नहीं कहते हैं। द्वैध शासन का मतलब होता है कि जैसे आज केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, तो उस प्रकार से, ना कि उसको बांटना। ये गलत हो गया। दो सरकार अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों को शुरू किया जाना। तो दो सरकार अर्थात केंद्र और राज्य सरकार का शुरू किया जाना, ये भी नहीं होगा। आप कहोगे सर अभी ही तो यह बात बता रहे थे, लेकिन नहीं। वहां पे द्वैध शासन का मतलब ये होता है कि शासन, चूंकि राज्य सरकार की बात तो तब लागू किया गया ना जब हमारा संविधान बना। आया बात समझ में? तो वहां पे शासन का बंटवारा करना होता था। इसका अर्थ ना कि उदाहरण के तौर पे हम आपको समझाएं, जैसे उदाहरण है आज केंद्र सरकार राज्य सरकार है, उसी प्रकार से शासन को दो भागों में द्वैध शासन पद्धति कहलाता था, ना कि केंद्र और राज्य में बांटना। चूंकि केंद्र और राज्य में बांटने की प्रक्रिया जब संविधान लागू हुआ तब किया गया। दो शासक समुच्चय, एक लंदन में और दूसरा दिल्ली में होना, ये भी नहीं। लंदन और दिल्ली नहीं, ये भी नहीं था। वहां पे एक था द्वैध शासन का मतलब होता है कि वैसा शासन जो दो तीन प्रकार से इसको आप समझ सकते हैं। वैसा शासन होता है जो अंग्रेज शासन करते थे भारत में। आपको पता है कि जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले हमारे देश में अंग्रेज का शासन चलता था। तो अंग्रेज का जब शासन चलता था तो यहाँ पे एक तो राजा का भी पहले शासन हुआ करता था, ठीक है। तो एक शासन कंपनी के द्वारा किया जाता था, एक राजा के द्वारा किया जाता था। तो इस प्रकार से इसके बाद फिर बहुत सारी बातें बीच में आती गई। तो द्वैध शासन का मतलब समझिएगा कि कभी भी केंद्र और राज्य के बीच वाला बात नहीं होगा। विधानमंडल को दो सदनों में विभाजन करने की भी बात नहीं होगी। लंदन और दिल्ली नहीं, भारत के अंदर ही शासन किया जाएगा, पर अंग्रेजों के द्वारा किया जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था, देखो न्यायिक पुनर्विलोकन जो है ये भारत के संविधान में लिया गया है अमेरिका से। कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। इस बात को याद रखिएगा। तो अमेरिका से लिया गया है भारत में, तो स्वाभाविक सी बात है कि भारत में भी न्यायिक पुनर्विलोकन चलता है। अमेरिका से लिया गया है तो अमेरिका में भी चलता है। इसका जवाब हो जाएगा भारत और यूएसए में है। याद रखना है न्यायिक पुनर्विलोकन जो है अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से बहुत सारी चीजें ली गई हैं, जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग भी अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन भी अमेरिका से लिया गया है। भारत में
उपराष्ट्रपति का पद ये भी अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति जो होगा, राज्यसभा का सभापति होगा, ये भी अमेरिका से लिया गया है। इस बात को याद रखिएगा। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? आपको तो याद होगा कि भाग 2 में हम नागरिकता की बात करते हैं। किस में करते हैं? भाग 2 में करते हैं। और भाग 2 जो है अनुच्छेद 5 से 11 तक चर्चा किया गया है। इसमें अनुच्छेद 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10, 11, ये इतने आर्टिकल्स हैं जो भाग 2 में पढ़ना है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में जो भी बातें की गई हैं वो नागरिकता से। तो सिंपल आपसे पूछा है कहां से कहां तक, तो 5 से 11 तक। भारतीय संविधान में जैसा निहित है, निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है? तो कानून के समक्ष समानता ये सम्मिलित है, सामाजिक समानता भी सम्मिलित है, अवसर की समानता भी सम्मिलित है। तो इसका जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ऐसा कोई नहीं है जो सम्मिलित नहीं है, मतलब सब के सब सम्मिलित है। अब देखते हैं मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार जो है ये भी अमेरिका से ही लिया गया है। कहां से? अमेरिका से। मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार भाग 3 में पढ़ना है। मौलिक अधिकार की अगर बात करें तो इसकी चर्चा जो है वो अनुच्छेद 12 से लेकर के और 35 तक है। 12 से 35 तक है। एक पॉइंट इसमें और याद रखना है कि यह वाद योग है, वाद योग्य है। मतलब यह हुआ, वाद योग का मतलब हुआ कि मौलिक अधिकार का अगर हनन होगा तो आप न्यायालय में जा सकते हैं। चलिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो अपनी पसंद की लड़की से या लड़का से आप शादी कर सकते हैं। और ये आर्टिकल 21 में है। 21 में एक और बात कहा गया है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, जो कि ज्यादा पॉपुलर है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता जो कि पॉपुलर है। अनुच्छेद 19 में है बोलने का अधिकार। क्या है? बोलने का अधिकार है। और अनुच्छेद 25 में है किसी भी धर्म को मान सकते हैं। तो किसी भी धर्म को मानने की आजादी, किसी भी धर्म को मानने की आजादी है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्न में से किस आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति किया? तो यह था स्वर्ण सिंह समिति। आपको एक बात हम बता दें, कि संविधान में जब मूल संविधान था तो मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ, इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और 86वां संविधान संशोधन 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़े गया। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। और यह मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। कहां से? रूस के संविधान से लिया गया है। इसको भी याद रखना है। तो स्वर्ण सिंह कमेटी, इसको याद रखिएगा। एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु एक सांसद या विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु देखो, अगर कोई एक सांसद या विधानसभा का सदस्य अगर राष्ट्रपति निर्वाचित होगा तो क्या क्या कंडीशन हो सकता है या क्या नहीं हो सकता है। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा। नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। चुनाव लड़ने से पहले त्यागपत्र देने की जरूरत नहीं है। चुनाव लड़ने के बाद अगर वो जीतता है तो तुरंत बाद उसको सदस्यता छोड़ना होगा, सांसद या विधानसभा से। तो गलत हो गया। अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, ये भी नहीं है। ये सही होगा। निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। अगर वो निर्वाचित हो जाता है तो उसके तुरंत बाद उसको इस पद को क्या करना होगा? तो छोड़ना पड़ेगा। इस बात को याद रखिएगा। इसी में एक बात और आता है कि यदि कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी कर रहा है, उसके लिए अलग कंडीशन है। जैसे मान लो कोई डीएम हो, एसपी हो या कोई भी सरकारी टीचर हो,
अगर कोई भी व्यक्ति प्रोफेसर को छोड़ करके, प्रोफेसर ही एक ऐसी नौकरी होती है कि चुनाव लड़िए, अगर आप हार जाते हैं तो आप प्रोफेसर बने रहेंगे, जीत जाते हैं तो 5 साल का कार्यकाल होता है। 5 साल के बाद अगर आप दोबारा चाहेंगे तो प्रोफेसर के पद को ग्रहण कर सकते हैं। सिर्फ प्रोफेसर का ही एक पद है जो इसमें दायरे में आता है। याद रखिएगा। हाँ, हम कह रहे थे पुलिस या कोई भी सरकारी नौकरी है, अगर आपको चुनाव लड़ना है तो सबसे पहले आपको उस नौकरी को छोड़ना होगा, इस्तीफा देना होगा, उस नौकरी को परमानेंट छोड़ना होगा। जीत जाते हैं तो अच्छी बात है, हार जाते हैं तो नौकरी भी आपका गया। ठीक है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी तो होता है। सिंपल सा बात है, मंत्रिपरिषद जो होता है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगर इसी में क्वेश्चन पूछ दे कि व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, व्यक्तिगत रूप से, तो व्यक्तिगत रूप से यह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। तो चलिए पढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति होता है। ऑप्शन ठीक है। एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत, हाँ, उसकी भी एक संवैधानिक बाध्यता है कि मंत्रिपरिषद हमेशा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, ये भी ठीक है। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, हाँ, 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद की चर्चा किया गया है, 74 नहीं। मंत्रिपरिषद जो होता है राष्ट्रपति का सलाहकार के रूप में काम करता है, तो ये नहीं होगा। पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डीपली क्वेश्चन है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? अच्छा क्वेश्चन है। 5 सेकंड का टाइम देते हैं आपको, बताइए। 5 सेकंड का टाइम देते हैं, आप इसको जवाब में कन्वर्ट करिए। पांच सेकंड का आपको टाइम देते हैं। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनने से पहले मुंबई के मुख्यमंत्री थे, इस बात को याद रखिएगा। कहां के थे? तो मुंबई के थे। ठीक है। चंद्रशेखर कहीं के नहीं थे, आंसर इसका यही होगा। ठीक है, चंद्रशेखर कहीं के नहीं थे, चरण सिंह थे। चरण सिंह जो मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के बनाए गए थे प्रधानमंत्री बनने से पहले। तो मोरारजी देसाई, चरण सिंह ये प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन चंद्रशेखर नहीं रह चुके हैं। आंसर होगा सी। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके। कोई भी लोकसभा चुनाव का प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है। जमानत जब्त कब होता है? हाँ, अमित का बहुत सटीक जवाब आया, 1/6। बहुत लोगों का जवाब आया है, अवधेश जी का भी आया है, चंदन का आया है, सुनील का आया है, सुप्रिया का आया है, नीरज का आया है ना। बहुत लोगों का सटीक जवाब है, प्रियंका का है ना प्यारे। तो सही बात है, अगर लोकसभा चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति अगर 1/6 मत नहीं प्राप्त करता है कुल पड़े मत का, जिस लोकसभा क्षेत्र में वो चुनाव लड़ रहा है, तो उसकी वैधता समाप्त, मतलब जमानत उसकी जब्त हो जाती है। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल बताइए। राज्यसभा का कार्यकाल, देखो राज्यसभा का कार्यकाल कभी समाप्त नहीं होता। 2 वर्ष में और 6 वर्ष उसका माना गया है। 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है, गलत है। 2 वर्ष में जो होता है वो अवकाश ग्रहण करने की प्रक्रिया है, तो ये होगा नहीं। प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त होता है, गलत वर्ष होता है, समाप्त होने का विषय नहीं है। बिल्कुल सी सही आंसर होगा। राज्यसभा का कार्यकाल कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि राज्यसभा का कार्यकाल इसलिए समाप्त नहीं होता, उनका एक टाइमिंग होता है। आया बात समझ में? जैसे कि विधानसभा या लोकसभा का चुनाव होता है तो 5 साल के लिए वो चुने जाते हैं। ठीक है ना। तो इसका जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? ये अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए, जितने भी लोग देख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल जेके बिल्कुल सही है। चलिए, हाँ, भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? पहली बात कि लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं।
जिसमें से 15 सदस्य जो होते हैं लोकसभा के होते हैं और 7 सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा के होते हैं। ठीक है। तो लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। याद रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा नहीं, प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा लोक लेखा समिति की नियुक्ति लोकसभा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। बिल्कुल सी आंसर होगा। राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है, तत्पश्चात क्या होगा? देखो, पहली बात, धन विधेयक की चर्चा अनुच्छेद 110 में किया गया है और धन विधेयक जो होता है लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है, राज्यसभा के पास जाता है पर औपचारिकता निभाने के लिए जाता है। अगर राज्यसभा धन विधेयक के केस में अगर अपनी हाँ भरे या ना ही भरे तो भी उसको पास कर दिया जाता है, पूरा पावर होता है लोकसभा के पास। तो राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा? तो लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्रवाई की जाती है। मतलब समझ में आया? सारा पावर लोकसभा के पास होता है, राज्यसभा हाँ भरे या ना भरे उससे फर्क नहीं पड़ता। लोकसभा विधेयक पर आगे कोई विचार नहीं कर सकता। बिल्कुल विचार होता है, गलत है। लोकसभा विधेयक को पूर्ण विचार के लिए राज्यसभा को दोबारा नहीं लौटाया जाता, ये भी गलत हो गया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए एवं दूसरे को कारण आर का नाम दिया गया है। दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना है। ठीक है, सही उत्तर चुनना है, चुनते हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल में उनके किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति और राज्यपाल पर उनके किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलता है। ठीक है, ये बात बहुत पॉइंट सही है। कारण है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और राज्यपाल को असंवैधानिक कृत्यों के कारण उनको पदमुक्त किया जा सकता है। देखिए, दोनों पॉइंट सही है, लेकिन दोनों अलग अलग बात हो गया। यहाँ मुकदमा चलाने की बात हो रही है, यहाँ महाभियोग की बात हो रही है। तो दोनों तो सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे का सपोर्ट नहीं कर रहा है। इस कंडीशन में आंसर बी होगा। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्लियर है? भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है। आपको कमेंट में बताना है कि बिहार में कितने विधान परिषद के सीट हैं। विधान परिषद के सीटों की संख्या बिहार में कितना है, आपको कमेंट में बताना है। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है। कैसे की जा सकती है? किसी राज्य के राज्यपाल की संस्तुति पर राष्ट्रपति। बिल्कुल गलत है, ये विधानसभा तय करता है, ना कि राष्ट्रपति। संसद द्वारा भी नहीं। राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा किया जाता है। ये पॉइंट हमारा सही है। हाँ बिल्कुल, सुधा कुमारी कहती है, बहुत लोगों का कमेंट आ गया, सब लोग का सही है। 75 विधान पारिषद है। अच्छा, बताएंगे कि भारत के कितने राज्य में विधान पारिषद है? भारत के कितने राज्य में विधान पारिषद है? कमेंट करके बताएंगे कितने राज्य में विधान पारिषद है। धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है? धन विधेयक के अतिरिक्त, क्योंकि धन विधेयक विधान परिषद के पास पड़ा भी रहेगा तो भी धन विधेयक को लागू कर दिया जाता है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक, कोई और विधेयक मान लेते हैं जो विधानसभा ने पहली बार पारित किया हो, विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है? तो 3 माह से अधिक तक नहीं। हार्डली रहेगा तो विधान परिषद में विधानसभा के द्वारा भेजा गया विधेयक विधान परिषद में 3 माह से ज्यादा दिन तक नहीं हो सकता। बिल्कुल तन्नुश्री, बिल्कुल है। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता? नागरिकों की शिकायतों पर नहीं होता। राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों में, लोकल बॉडीज का मतलब हो गया पंचायती राज व्यवस्था, तो नागरिकों की शिकायतों पर नियंत्रण उनका नहीं होता। उनका आर्थिक मामले में होता है, विधि निर्माण में होता है, लेकिन नागरिकों की शिकायतों में
स्थानीय मामले में पंचायती राज व्यवस्था में हस्तक्षेप राज्य सरकार का नहीं होता, उस पंचायती राज व्यवस्था देखती है उसको, ठीक है ना। इसका आंसर ए होगा। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। ये तो सबको याद होगा, बताइए तो, इसका जवाब दीजिए तो। बिहार, यूपी, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। सुप्रिया का जवाब है, बिल्कुल सुप्रिया सही है, 6 राज्य में है। विधान परिषद 6 राज्य में है, बिल्कुल सही है बच्चे। आइए, तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला के बगदरी गांव में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था चालू किया गया था। और 2 अक्टूबर के बाद 11 अक्टूबर 9 दिन के बाद 1959 को पूर्ण रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को पूरे आंध्र प्रदेश में लागू किया था। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है। देखो, निंदा प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव एक प्रकार का डिबेट होता है, लेकिन कटौती प्रस्ताव जो है ये बजट से संबंधित है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। कटौती प्रस्ताव क्या है, तो बजट से संबंधित है, ठीक है ना। कटौती प्रस्ताव ये बजट से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित किया जाता है किसके द्वारा। चलिए इसका जवाब दीजिए, किसके द्वारा किया जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कौन निर्धारित करेगा, बताइए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कौन निर्धारित करेगा। 21 का सी, हाँ बिल्कुल ठीक है, संसद करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन जो है, आप बताएंगे कि भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितना है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, और आपको बताना है कि पटना उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था। आपको बताना है कि पटना उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है, न्यायिक सक्रियता किससे संबंधित है, आपको बताना है। देखो, न्यायिक सक्रियता का मतलब होता है जनहित याचिका से। किससे, जनहित याचिका से। सक्रियता का मतलब होता है, देखो जनहित याचिका क्या होता है, कोई व्यक्ति है, किसी समाज में रह रहा है और समाज में कुछ ऐसी समस्या है जिसको समाज के लोग उठा नहीं रहे हैं, तो एक व्यक्ति जो है याचिका दायर करता है समाज के लिए, देश हित के लिए। तो भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित किससे होगा, तो जनहित याचिका से होगा, याद रखिएगा इस बात को। निम्नलिखित में से कौन पंचायत की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है। पंचायत की संरचना का उपबंध करने का अधिकार किसके पास है। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, देखते हैं जवाब कितने लोग देते हैं। 23 का जवाब कितने लोग देते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब देखते हैं कितने लोग देते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का ए, राज्यपाल नहीं प्यारे, पंचायतों की संरचना की बात कर रहा है। संरचना विधानमंडल करेगी। कौन करेगा, तो राज्य का विधानमंडल करेगा। जिनका बी है, पप्पू जी का बी है, और प्रियंका का भी बी है, सुरेश जी का बी है ना, संजय का बी है, सुनील का भी बी है, तो बहुत सारे बच्चे का बी है। तो जिनका बी है उनका आंसर सही है, ठीक है। भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट, इसका मानस पुत्र किसको कहा जाता है। देखिए, एक बात याद रखिएगा कि देश की पहली मोबाइल कोर्ट की स्थापना जो है, या उद्घाटन कह सकते हैं, ये हुआ था 4 अगस्त 2007 को। 4 अगस्त 2007 को उद्घाटन किया था, और इसकी मानस पुत्र जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को माना जाता है, जो कि भारत के 11वें नंबर के राष्ट्रपति रह चुके थे। तो 4 अगस्त 2007 को याद रखना है, मोबाइल कोर्ट की स्थापना की गई थी। क्लियर है। इस सब क्वेश्चन को अभी याद रखना सीखिए। अभी 1-1.5 महीना जब तक वैकेंसी नहीं निकलता है, नए नए प्रश्न को याद करना है, नए नए प्रश्न को देखना है,
फिर जैसे ही वैकेंसी निकलेगा तो फिर हम ऑपरेशन करना स्टार्ट करेंगे, पूरा चीर फाड़ के हर एक पॉइंट को। अभी चीजों को याद रखना है, ठीक है। विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्य के मध्य वितरण संविधान के निम्न अनुसूचियों में किस एक में है? देखो, केंद्र तथा राज्य के बीच में वितरण यानी कि संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची की बात कर रहा है तो 7वीं में है। 6ठी में क्या है? तो पूर्वी राज्य, इसमें असम आता है, त्रिपुरा आता है, मिजोरम आता है और मेघालय आता है। इन राज्यों के प्रशासन की बात की गई है। और 7वीं अनुसूची की बात अगर करें, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची, इसका जवाब होगा। और 8वीं अनुसूची में भाषा की बात की गई है, इसका सटीक जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नीति आयोग की स्थापना की गई, पहला बात 1 जनवरी 2005 को किया गया था। नीति आयोग का स्थापना कब किया गया था? 1 जनवरी 2005 को किया गया था। तो कैसे किया गया था नीति आयोग की स्थापना, आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। तो इसका जो स्थापना है, राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा नहीं, संसद द्वारा एक कानून बनाकर नहीं, इसका किया गया था संघीय मंत्री परिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके। विशेष प्रस्ताव पारित करके, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। आपको सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है ना। चलिए, यहां से वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत के राष्ट्रपति करता है, नहीं, ये संसद के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है, संसद के द्वारा किया जाता है। इसलिए एक पॉइंट हमारा गलत हो गया, तो ये गलत हो गया, तो ऑप्शन सीधे आएगा, ए गलत है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। योग्यताओं का निर्धारण कौन करेगा? वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की योग्यता का निर्धारण संसद करेगा, जबकि उनको नियुक्त कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। ए हमारा सही है, तो इसका आंसर ए गलत है किंतु आर सही है। अब इस क्वेश्चन को याद रखना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष में बनाया गया? देखो, 1950 से लेकर के और 1989 तक, 1950 से 1989 तक 1 सदस्यीय था निर्वाचन आयोग, लेकिन फिर 3 सदस्यीय कर दिया गया। कब कर दिया गया? इसको एकदम याद रखना है, 1989 को कर दिया गया, अब 3 सदस्यीय होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है? 102 है, 100 में है। 100वां संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था? तो भारत और बांग्लादेश देश का बंटवारा हुआ था। 101 में क्या था? 1 नेशन 1 जीएसटी, मतलब एक देश एक टैक्स। और 102 में क्या था? पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था, किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो आंसर सी होगा, 102वां संविधान संशोधन के तहत। याद रखिएगा इसको। कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो अंग्रेजी को शामिल नहीं किया गया है, हिंदी और संस्कृत है। पहले 14 भाषाएं थी, लेकिन बाद में और 8 भाषा जोड़ा गया, जिसमें सिंधी को जोड़ा गया, कोंकणी को जोड़ा गया, मणिपुरी को जोड़ा गया, नेपाली को जोड़ा गया, संथाली को जोड़ा गया, बोडो को जोड़ा गया, डोंगरी को जोड़ा गया, मैथिली को जोड़ा गया। तो 8 वो इधर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 14 8 22, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, अंग्रेजी नहीं है। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि नहीं बढ़ाई जा सकती, ये गलत है, बढ़ाई जाती है। राष्ट्रीय आपातकाल जब देश में लगता है
तो लोकसभा की अवधि बढ़ाई जाती है, पर एक बार में नहीं, एक एक साल करके बढ़ाई जाती है। जब तक आपातकाल रहेगा तब तक के लिए बढ़ाई जाती है, गलत बात है। बढ़ाई जाती है पर एक एक साल करके बढ़ाया जाता है। केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, ये भी गलत है। 1 वर्ष के लिए एक बार बढ़ाई जाती है, फिर अगले वर्ष अगर रहेगा तो फिर बढ़ाई जाएगी। तो इसका सही जवाब होगा कि एक एक वर्ष करके बढ़ाया जाता है, एक एक वर्ष करके बढ़ाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? देखिए, जब पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, तो इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और इस 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार को रखा गया था, भूमि सुधार को रखा गया था। और उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। याद रखिएगा, 1 वर्ष के लिए कितने दिन तक बढ़ाया जा सकता है प्यारे? जब तक आपातकाल रहेगा। मान लो अभी देश में आपातकाल है और लोकसभा 5 साल खत्म हो गया, चुनाव होना चाहिए था लेकिन आपातकाल लग गया, तो आपातकाल लग गया तो 1 साल के लिए, अगर 1 साल तक आपातकाल है तो 1 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। अगर अगले साल भी आपातकाल रहेगा तो फिर पुनः उसको 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। ठीक है ना। राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष और सदस्यों की सेवानिवृत्ति की उम्र कितना है? 62 वर्ष है। याद रखिएगा, ये सब एकदम याद रखना है, सब वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन है। राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष और सदस्य कितने दिन में सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो 62 वर्ष में होते हैं। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में सर्वाधिक सीटें जीतने वाली पार्टी कौन थी? दोनों थी, भाजपा भी थी और जनता दल यूनाइटेड। कौन जीता था सर्वाधिक सीट? बताइए, बिहार में सर्वाधिक सीट जीतने वाला बताइए कौन था? भाजपा, जनता दल यूनाइटेड। सर्वाधिक सीटें जीतने वाली पार्टी कौन थी? सबसे कम तो क्योंकि दोनों मिल करके सरकार बनाई थी, आपको पता होना चाहिए। लोकसभा चुनाव में आरजेडी, जबकि उनका भी था पर कम सीट था, विधानसभा में अच्छा किए थे उन लोग। किसका सीट ज्यादा होगा बताइए? कुछ लोग कह रहे हैं ए का होगा, कुछ लोग कह रहे हैं सी का होगा। नेहू कह रही है कि सर सी होगा, अविनाश कह रहे हैं कि सर ए होगा। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में सर्वाधिक सीटें जीतने वाली पार्टी कौन है? बताएंगे? हाँ, नीरज कुमार एकदम सटीक, नीरज कुमार का एकदम सटीक जवाब आया है। अभी नीरज कुमार का एकदम सटीक जवाब है। और कोई बच्चा? दोनों का था, नहीं दोनों का होगा। ठीक है, याद रखिएगा, 13 सीट दोनों को होगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। इस पर आप थोड़ा सर्च करिएगा। बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 के अंतिम चरण में कितनी सीटें थी, कितने सीटों पर मतदान हुआ था? देखो, पहला चरण और अंतिम वाला चरण याद रखना होता है। प्रथम चरण में 4 सीटों पर चुनाव हुआ था, अंतिम में 8 सीटों पर चुनाव हुआ था, याद रखिएगा। 2024 में जब चुनाव, एक्चुअली आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो हम खड़े होके पढ़ा जरूर रहे हैं, लेकिन हमको बेचैनी सा हो रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। हाँ, दोनों का बराबर था। तो इस बात को याद रखिएगा कि आपसे अंतिम बार पूछा है तो पहला चरण भी आपसे पूछ सकता है, तो याद रखना है कि 14 और 8। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? पढ़ते हैं पहले कथन से। सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा, जो गांव के स्तर की होगी, बिल्कुल ठीक है। मध्य स्तर पर पंचायत समिति होता है और तृतीय स्तर पर होता है जिला परिषद। यार सारा का सारा सही है।
इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। सारे पॉइंट सही है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किसका देन है? बलवंत राय मेहता का। यानी कि पंचायती राज व्यवस्था का इनको वास्तुकार कहा जाता है। और अगर जनक पूछेगा पंचायती राज व्यवस्था का तो रिपन, कल भी हम चर्चा किए थे आपको। कहता है समकालीन विश्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? समकालीन विश्व के लिए राजतंत्र विश्व से विलुप्त हो चुका है। नहीं, अभी भी बहुत जगह राजतंत्र है। विभिन्न देशों का पारस्परिक संबंध पहले की अपेक्षा अधिक लोकतांत्रिक होता जा रहा है। ये ठीक है। अब क्या है कि कई देशों में, जैसे नेपाल में भी था तो पहले राजा का राज चलता था, वहां भी लोकतंत्र हो गया। तो धीरे धीरे विभिन्न देशों का पारस्परिक संबंध पहले की अपेक्षा अधिक लोकतांत्रिक होता जा रहा है। विश्व के सभी, ये सही है, विश्व के सभी लोकतांत्रिक देश के शासक निर्वाचित होते हैं। नहीं, विश्व के सभी देशों के शासक, जैसे चीन वगैरह में हो गया, तो वहां पे शासक निर्वाचित नहीं होते। हाँ बिल्कुल, पूछा हुआ सब क्वेश्चन है, ये गलत हो गया। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। लोकतंत्र में, कहा लोकतंत्र में किसी समस्या के समाधान में किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है? इसका जवाब दीजिए। हम थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए बैठ जाते हैं, आप इसका जवाब दीजिए। लोकतंत्र में किसी समस्या के समाधान में किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है? किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है? चलिए हम यहाँ पे जवाब आपका देख लेते हैं। मीडिया भी, विपक्ष दल मीडिया है, ठीक है। लोकतंत्र में किसी समस्या के समाधान में किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है? देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है प्यारे। लोकतंत्र में किसी भी समस्या के समाधान में विपक्ष दल की भी भूमिका महत्वपूर्ण होती है, मीडिया की भी होती है और सत्तारूढ़ दल की भी होती है। जो सत्ता में है, जो पक्ष में है, जो विपक्ष में है और मीडिया। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जवाब क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कौन थे? बताएंगे। रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कौन थे? 39 का किसी का आया है आंसर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नहीं यार, नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। अब्राहम लिंकन? नहीं, मार्टिन लूथर किंग। आया बात समझ में? मार्टिन लूथर किंग जो थे, रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले व्यक्ति थे। इस बात को याद रखिएगा। मार्टिन लूथर किंग को दूसरा गांधी भी कहा जाता है। स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? स्विट्जरलैंड में कब प्राप्त हुआ बताएंगे। स्विट्जरलैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1971 में प्राप्त हुआ। चलिए भारत की हम बात कर लेते हैं कि भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ। जवाब देंगे कि भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ। उन्नीस 1918 में नहीं, 1919 एक्ट के बाद। 40 का 1951 आप बोल रहे हैं। चंदन देव का सही जवाब है 1919 एक्ट के बाद महिलाओं को। अच्छा, उसमें भी एक कंडीशन था, सारी महिलाएं वोट नहीं देती थी, सारी महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था 1919 एक्ट में, है ना। जो बड़े तबके की महिलाएं थी या उस लेवल की महिलाएं जो आगे बढ़ रही थी, कुछ खास तबके की महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। तो अगर भारत में आपसे पूछता है तो याद रखिएगा 1919 का एक्ट है, जिस एक्ट के बाद महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। तो आज हमारा तबीयत ठीक नहीं है, खड़े होने में परेशानी हो रहा है, पेन हो रहा है थोड़ा सा पेट में, तो इसके वजह से थोड़ा हम तेजी में इसको निकाल दिए। चलिए फिर मिलते हैं कल, सबको नमस्कार।